हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर 1। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हो वैसे, है ना। फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स में वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल प्लस इर्रेशनल, यानी कि रेशनल और इर्रेशनल को अगर हम एक साथ रखते हैं, जो सेट बनता है वो हमारा रियल नंबर का बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही कि रेशनल नंबर कोई भी नंबर x सच दैट x इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, और p कॉमा q जो होनी चाहिए वो आपके क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब कोई ऐसा नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में हो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल ना हो, साथ में p और q आपके क्या हो जाए, इंटीजर्स हो जाएं, वो आप क्या बोल सकते हो उनको कि वो आपके रेशनल नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि इर्रेशनल नंबर्स वो है जो अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं, वो रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स which are not rational is known as irrational, यानी कि उनको हम क्या बोल देंगे, इर्रेशनल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि हम वो रियल नंबर्स को चेक करेंगे, अगर वो रेशनल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इर्रेशनल बोलेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने लिखा √2, ठीक है मैडम। अब हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो √2 के अपॉन में हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब हम चेक करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन को, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, यानी कि q आपका जीरो नहीं है। बट p और q यानी कि जो ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर, जबकि √2 आपका इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये आपका रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो ये कैसा हो गया, फिर इर्रेशनल हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सब चीजें हम लोगों ने 9th में पढ़ रखी हैं। चलिए आप और थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि जब डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें कैसे पता चलता है कि वो रेशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे। तो डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 या कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद रुक जाते हैं, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 0.5 0.21 एटसेट्रा। ये क्या है, एक डिजिट बाद खत्म हुआ, या दो बार, कुछ तीन डिजिट बाद खत्म हो जाते हैं, कुछ 5 डिजिट के बाद खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और टर्मिनेटिंग होते हैं तो हम उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, रेशनल। ठीक है,
अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का फर्दर डिवीजन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब बात करते हैं रिपीटिंग क्या होते हैं। वो डेसिमल नंबर्स जो कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना चालू हो जाते हैं, यानी कि जैसे होते हैं वैसे ही फिर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, 0.125 एंड सो ऑन। देखो ये एक डिजिट बाद रिपीट हो रहा है, ये 3 डिजिट बाद हो रहा है, कुछ 4 बाद रिपीट होंगे। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, रुकते तो नहीं है बट कैसे होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको बोल सकते हो कि वो कैसे होंगे, आपके रेशनल होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि रुकेंगे भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से 1 2 5 2 5 5 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। और तभी आपने क्या पढ़ा था, 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी इर्रेशनल नंबर्स की। वो क्या होती थी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इज नॉन एज या कॉल्ड इर्रेशनल। इसका मतलब जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो हम उनको इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि सर डेसिमल नंबर ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हमने बता दिया था कि अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जा सके, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख भी दो, लेकिन पी और क्यू अगर आपके इंटीजर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि वो आपका क्या नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। अब कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास रूट में कोई नंबर है m, ये कब रेशनल होगा कब इर्रेशनल होगा? एक कंडीशन ये हो सकती कि ये कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और एक होती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बोल सकते हो कैसा होगा, रेशनल, है ना। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बोल सकते हो कि ये कैसा होगा, रेशनल। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमने एक नंबर लिया रूट में 5, और 5 जो होता है वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब कैसा हुआ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये कैसा हो जाएगा भैया, रेशनल। और समझते हैं, हमने लिया 1/4 स्क्वायर रूट में। देखो 1 का स्क्वायर होता है और 4 जो होता है वो 2 का होता है। ये देखो स्क्वायर रूट बाहर निकला है, स्क्वायर रूट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है 1/2 का, परफेक्ट है तो ये कैसा हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता देना। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट में बताने हैं कि √4 √6 कैसे होंगे, रेशनल है या फिर इर्रेशनल है। √4 और √6 कैसे हैं, रेशनल या फिर इर्रेशनल। दोनों के आंसर कमेंट में आप बता देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कितने डिजिट बाद रिपीट करेंगे, और बिना डिवाइड के हम कैसे बताएंगे कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है p/q फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ही तो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग होते हैं। अब ये नंबर है कोई पी वाई क्यू फॉर्म में। अब इसको हमें बताना है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जब भी नंबर होंगे आपके पी वाई क्यू फॉर्म में होंगे, बिना एक्चुअल डिवीजन के, यानी कि आपको डिवाइड किए बिना बताना है कि वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे कि क्यू जो है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कर दी। अब ये प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहे हैं तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज और कोई फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इसको चेक करने से पहले आपको क्या देखना होगा कि ये जो रेशनल नंबर है ये किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो मे भी आपका आंसर कई बार गलत आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे एक दो, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। एक हमने क्वेश्चन ले लिया। हमारा क्वेश्चन है कि 3/25 ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, हमें डिवाइड नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला कि हमने डिनोमिनेटर उठाया, इसके फैक्टर कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला था, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आए, इसका मतलब ये होगा या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 2 and 5 बोथ आए, 2 and 5। इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, तो ये कैसा होगा? आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमने देखा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका डेसिमल जो है एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सिखा देते हैं इसी में कि ये कितने डिजिट के बाद, डेसिमल के कितने डिजिट तक टर्मिनेट होगा। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक इसका आंसर आ सकता है, मतलब आएगा, आ सकता है क्या? आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इनकी जो मिनिमम पावर होती है 2 और 5 की, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम पावर जो होती है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। जैसे अगर आपको देखना है कि वो जो नंबर है वो डेसिमल के कितने डिजिट तक कितने डिजिट तक जाएगा, टर्मिनेट करेगा, तो आपको क्या करना होगा? 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आप ले लोगे और बोल दोगे कि इतने डिजिट तक इसका आंसर आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ पे देखो, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम निकालोगे, क्या निकालोगे? मैक्सिमम ऑफ m और n। यही इसका आंसर होगा कि कितने डिजिट तक ये टर्मिनेट करेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो 5 की पावर केवल 2 है ना। 2 की पावर अगर नहीं है तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0। भाई हमने 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में बताया था, जिसकी पावर अगर कोई फैक्टर नहीं आ रहा तो उसकी पावर हमने 0 मान ली, और किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू उसकी 1 आती है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 और 0 का मैक्सिमम क्या होगा, यानी कि इनमें से बड़ा सबसे कौन सा है? 2। इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक और नंबर लिया, हमने ले लिया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, हमने लिया 13/250। अब 250 के हमने फैक्टर किए और हमने देखा कि जो 250 के फैक्टर आएंगे वो 5 की पावर 3 × 2 की पावर बनाएगा। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 2 और 5 ही आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, यस और नो। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा? तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है, तो यानी कि टर्मिनेटिंग विद 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके आसानी से देख सकते हो। एक और एग्जांपल लिया हमने, 3 माइनस का 9/75। अब आपको देखना है
है ना। अब आप क्या करोगे कि 75 के फैक्टर करोगे, जो होगा 25 का स्क्वायर इंटू 3, और आप इसको बोल दोगे कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि आपको जो पहली वाली बात बताई थी वो आपने ध्यान ही नहीं दी। कौन सी वाली? कि जो रेशनल नंबर जो है वो किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने देखा इनका एचसीएफ 3 आ रहा है ना, तो हमने 3 से पहले इसको सिम काटेंगे, तो 3 3 जा 9, इसको काटा 25, तो माइनस का 3/25, और डिनोमिनेटर 25 होता है, तो उसका अभी हमने निकाला था कि वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको चेक करना हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो आपको रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं, जैसे मान लो माइनस का 17/285, चलो 285 के फैक्टर कर लेते हैं। 285 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 3 से करो 19 टाइम, फिर 19 से करो। हमने देखा 285 के जो फैक्टर्स हैं 5 इंटू 3 इंटू 19, हमने बोला था केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 आ रहा है, 5 के साथ साथ 3 और 19 भी आ रहा है, इसका मतलब और भी कुछ आ गया है, इस वजह से ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा भी नहीं और साथ में रिपीट करना चालू कर देगा, 2 डिजिट बाद 4 5 6, इसका आइडिया कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10th की? ये रही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। मतलब सिंपल सा है, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होंगे। इसका मतलब जिस नंबर के, किसी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं, वो प्राइम फैक्टर किसी अदर नंबर के नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 6 है, 6 का हमने 2 इंटू 3 किया, तो 2 और 3 6 के अलावा किसी और नंबर के हो नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 12 लिख लिया, तो 12 का देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। इसका मतलब इसमें एक दो एक ही था, इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, इसका मतलब इसके और इसके दोनों के प्राइम फैक्टर कैसे हैं, यूनिक है। इसके में 2 इंटू 3 आया, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। ठीक है, और एक बात एक देख लो, जैसे 15 ले लिया, 15 क्या होता है, 5 इंटू 3, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हैं, यूनिक है। तो 5 इंटू 3 किसी अदर नंबर के प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते हैं, केवल और केवल किसके होंगे, 15 के होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब दूसरा उन्होंने बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम नंबर अकर, इसका मतलब ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर 3 इंटू 2 हो, 2 इंटू 3 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो कैसे होंगे, आपके यूनिक होंगे। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक और होती है इक्विलेट डिवीजन लेमा, वो वैसे हटा दिया गया बट फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। इक्विलेट डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist non-negative integers
यस Q and R such that A equal to BQ plus R where R belongs to 0 to, इसका मतलब R जो है सिंपल सा है, बेसिकली ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है ना। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि डिवाइजर इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, जब भी यहाँ पे होना चाहिए, P लिख दिया, एक सेकेंड, BQ प्लस R, ठीक है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट और प्लस रिमाइंडर, यहां से ही बना हुआ है। इसको इक्वली डिवीजन लेमा बोलते हैं। कोई भी ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनके लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर मतलब रिमाइंडर है, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, बट हमेशा डिवाइजर से कैसा होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। इसका मतलब ये है सिंपली, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हम किसी भी नंबर्स के मल्टीपल निकालेंगे, उसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले हम सबके फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, उस कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना सबसे बेटर रहता है। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है, अच्छा इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक फॉर्मूला, फिर हम इसके एक दो क्वेश्चंस कराएंगे। वो होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका मतलब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालें वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर ही आता है, ठीक है। इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे। जैसे मान लो 35 और 45 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 3 इंटू वो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 45 के 3 का स्क्वायर इंटू 5। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन आते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उनके कॉमन लेने हैं और कॉमन में भी लीस्ट पावर लेनी है। फैक्टर्स जो भी कॉमन आएंगे उनमें लीस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन क्या है आपका 5 है और सबसे छोटी पावर भी 5 की कितनी है 1 है, तो एचसीएफ इनका 5 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि ऑल फैक्टर्स आएंगे और मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर आएंगी उनकी। जैसे पहला कॉमन क्या है, वो सभी क्या है 3 है 5 है 7 है, दोनों में यही फैक्टर आने, 3 आ रहा है 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो 3 और 5 और 7 लिख लिया। 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 और 7 की सबसे बड़ी पावर 1। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम के लिए ऑल फैक्टर्स आएंगे और ऑल फैक्टर्स में भी सबसे बड़ी पावर वाला उठाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है एचसीएफ में कि कॉमन आएंगे और कॉमन में भी सबसे छोटी पावर आएगी, ठीक है। कई बार आपसे मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी, वो अलजेब्रिक टर्म्स दिए होते हैं, उनका आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछता है, वो इससे बहुत
अगर आप इसको समझोगे तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो ए हमारे पास कोई नंबर है एक्स स्क्वायर बाई की पावर 3, बी हमारे पास कोई नंबर है एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है इनका एचसीएफ ऑफ ए बी निकाल दो और एलसीएम ऑफ ए बी निकाल दो, एलसीएम ऑफ ए बी निकाल दो। तो एचसीएफ के लिए हमने अभी आपको बताया था कि एचसीएफ के लिए जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लीस्ट पावर, यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सबसे छोटी पावर x की 2 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y, सबसे छोटी पावर क्या हो गई y की पावर 2 हो गई। ये इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम कि जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनको लिखेंगे, उनकी भी हाईएस्ट पावर। तो केवल x और y आ रहा है तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई 3 और y की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी 3। ये इनका क्या हो गया एचसीएफ, एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज है उसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.1 एनसीईआरटी से करा रहे हैं। बेसिकली कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं और फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 140 है तो 140 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। ठीक है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ध्यान रखना है कि वो नंबर्स आपके कैसे होने चाहिए प्राइम होने चाहिए। ये कोई रूल नहीं होता है कि आप छोटे ही नंबर से करो। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है तो हम पहले 5 से कर लेते हैं क्योंकि नंबर छोटा हो जाएगा, फिर आसानी से पता चल जाता है। तो हमने क्या किया इसमें 5 का किया, 5 2 जा 10, 4 बचा 40 हो गया, 5 8 जा 40। अब देखो इसमें किसका जा रहा है 7 का जा रहा है, 7 4 जा 28 होता है। हाँ, फिर इसमें 2 का गया, 2 आया, फिर 2 का गया। ठीक है, तो हमने 480 के फैक्टर देखो 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो गया। 5 कितनी बार है 1 बार है, 7 कितनी बार है 1 बार है। ये इसके 140 के प्राइम फैक्टर हो गए हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 156, तो 156 के फैक्टर कर डालो, 2 से करो कितनी बार जाएगा 7 8, फिर 2 से करोगे 3 9, फिर 3 से करोगे 1 3, फिर 13 से करोगे 1 9। ठीक है, 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39 और 13 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्या है आपका 3825, 3825। चलिए इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 3825 हमने बोला था बड़े नंबर से स्टार्ट कर दो, 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो 5 से पहले करते हैं। 5 से 1 जा 35, 3 बचा 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से किया, 5 बन जा 5, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, अब किससे जा रहा है 3 से चला जा रहा है, तो 3 5 3 जा 15, वो 3 1 जा 3 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर से 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 17 से जा रहा है। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए हैं देखो, 3 की पावर 2, 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 5 की पावर 2 और 17 कितनी बार है 1 बार, यानी कि ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, अगला क्या है आपका नंबर ये वाला 505, इसको आप आसानी से खुद ही कर लेना। ठीक है, ये जो 2 हैं वो आप घर से कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आसानी से सेम इसी की तरह ही करना आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेना, आप मर्जी है, जैसे इसमें 5 का डिवाइड करोगे 100 बनाएगा, फिर आगे जिस नंबर का जा रहा है आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो, कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है तो उसको वेरीफाई भी करना। तो पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने, तो सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो
क्या है, नंबर है 26 और 91। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं। हमने बोला एलसीएम और एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट मेथड रहता है। तो 26 जो होता है वो 13 टू जो 26 होता है, तो 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। 91 के लिए 13 से बन जा 91 होता है, 13 इंटू 7 लिख लेते हैं। तो हमने बोला था एचसीएफ में केवल कॉमन उनकी सबसे छोटी पावर, तो कॉमन 13 और छोटी पावर 1। एलसीएम के लिए सब कुछ आएगा और एक ज़्यादा बार मतलब सब कुछ आएगा, हर एक फैक्टर आएगा और सबसे बड़ी पावर। तो पहले 2 आया, कॉमन 13 है, 13 एक बार आ गया, 7 एक बार आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 13 टू जा 26, 26 से बन जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 टू जा 14 और 4 18, यानी कि 182 एलसीएम आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो, तो 13 इंटू 182, चलो 13 टू जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 13 8 जा 104, 104 और 2 106, ठीक है। कैरी कितनी आ गई 13 बन जा 13 और 10 23। इसका मतलब ये एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर दोनों बराबर आते हैं तो आप बोलोगे कि दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालो, चलो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो, 26 इंटू 91, 26 बन जा 26, ठीक है। कैरी 2, 26 9 जा, तो 260 से 26 माइनस कर दो, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का करके 1 माइनस कर देते हैं, तो 4 बचा, और 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये 4 बचा और ये 2, वो कैरी गई उधर 3 बचा, और ये कितना बचा 2 बचा, यानी कि दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। वेरीफाई हो गया, हेंस करके लिख सकते हैं हम लोग। क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेम इसी की तरह इसका भी निकालना आपको, ठीक है। और सेम इसी की तरह इसका भी निकालना, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो, फिर वेरीफाई करना। आपको कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करना वो, और जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका मल्टीप्लाई करके वो। अगर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गया, नहीं आ रहे हैं तो क्या है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ये आने चाहिए बराबर, क्योंकि ये फॉर्मूला है, अभी लिखाया था, ये तो फॉर्मूला है, ये वेरीफाइड है कि ये आएगा ही आएगा। तो अगर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लीजिएगा कि गलती कहाँ पे हुई है, ठीक है। इसका एक और करके देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी करके देखते हैं। 510 और 92, 510 के फैक्टर करो, 51, 17 3 जा 51 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 17 आएगा, 3 आएगा और 51 10 जा, यानी कि 2 आएगा और 5 आएगा। 92, 46, 2 जा 92 होता है ना। तो 46 2 जा 92, 46 को हम 23 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सबसे बढ़िया प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या कर रहा है। चलो 2 क्या डिवाइड किया बेटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 का किया, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, फिर 3 का किया, 17 3 जा 51, फिर 17 का किया और ये बना गया। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम 92 के कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से गया 46, 2 से गया 23, 23 से जाएगा 1, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हमने बताया था कि जो कॉमन होंगी उनके सबसे बड़ी वो सबसे छोटी पावर, तो कॉमन केवल और केवल 2 मिल रहा है, और 2 की सबसे छोटी पावर है केवल 1, यानी कि एचसीएफ 2 आया। एलसीएम में क्या होता है कि हर एक फैक्टर आएगा सबसे बड़ी पावर के साथ, तो 2 आया है
सबसे बड़ी पावर 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 23 है। अब इनका करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 17 3 जा 51 और 5 4 जा 20 इंटू 23, तो ये 51 इंटू 460, चलिए 51 का 460 के साथ मल्टीप्लाई करो, 51 6 जा 256, 256 का 6 कैरी 25, 51 4 जा 204, 204 में 25 ऐड कर दिया, कितना आया 229, ये इसका एलसीएम आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना है हमारे पास 22960 इंटू एचसीएफ 2, मल्टीप्लाई करोगे 0 2 9 2 18 और 1 19 और ये 5 और ये 4, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा नंबर है आपका? नंबर है 510 इंटू 92। मल्टीप्लाई करके बताओ, देखो 0 आएगा, 500 51 2 जा 100, 2 का 2 कैरी 10, 51 9 जा 459 10 ऐड कर दिया तो 4 6, फिर तो गलत कर लिया हमने कहीं तो ना, 102 कैरी 10 आएगा, 459 ही आएगा, तो यहाँ पे कहीं गलत किया क्या? 0 आया, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 1 19 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, कहीं तो गलत हुआ है ये। मल्टीप्लिकेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। 0 का 0 आया, 1 2 जा 91, ओह 9 है, 1 का किया ना, हाँ 91 वो 51 का किया था उसने, एक सेकेंड, 0 0 हो गया, 51 2 जा 102 कैरी 10, 51 9 जा 4 5 9, इसका मतलब ये 9 6 4, ये अलग आ रहा है, तो गलत कहीं कर लिया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 51 17 3 जा 51, 5 4 जा 20 23, 46 0 0, 51 6 जा 5 6 जा 30, यहाँ पे गलत हुआ, 0 और 51 6 जा 356 का दिया था, 306 होगा, सॉरी, तो 6 आया कैरी 30, 51 4 जा 204 कैरी आएगा 30, ठीक है, ये 2 3 4 हुआ, तो 2 3 4 हुआ, ठीक है, तो 2 3 4 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो 2 3 4 6 0 इंटू 2 0 2 4 2 जा 8 और 1 9 3 2 जा 6, यानी कि दोनों का आंसर कैसे आया? बराबर है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका अगला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, मैंने सही कर दिया है बाकी का। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए है, कर लेना आराम से। चलो इसको क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी को खुद कर लेना, ठीक है। 12 है, 4 3 जा 12 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। 15 है, 3 5 जा 15 होता है,
और 21 है, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। HCF के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, सबके पास कॉमन क्या है 3, हाई मिनिमम पावर 3 रहेगी। LCM के लिए क्या होता है, सब फैक्टर लेने, 2 की पावर 2 आ गया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, मल्टीप्लाई करो, 5 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, यानी कि 420 इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। थर्ड पे आ जाइएगा, सेकंड पे 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही रहेगा, 23 का भी 23 रहेगा और 29 का भी 29 ही रहेगा। इसके प्राइम फैक्टर होंगे नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं होंगे तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो 1 होता है, पर LCM के लिए आपको क्या करना होगा, इन सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। चलिए मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा 51 का 1 कैरी 5, 17 2 जा 34 और 5 39 इंटू 29। तो 29 का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, 30 का मल्टीप्लाई कर दो और 29 माइनस कर दो। 30 का मल्टीप्लाई करो, 1 0 आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 11 में से कितना 391 माइनस कर दिया, यानी कि 30 का मल्टीप्लाई करके 391 एक माइनस कर दिया तो 29 का हो गया, ठीक है। कितना बचा 9 और 12 से 9 गया तो 3, 6 से 3 गया तो 3 और 1 2, यानी कि 11339 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता। अगला वाला इसी तरह से ही है, कोई भी इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका HCF जो है 8 के प्राइम, थर्ड पे चलो करा ही देता हूँ, 8 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3, 9 3 की पावर 2, 25 5 की पावर 2, कोई भी कॉमन नहीं तो HCF 1 हो गया। LCM के लिए मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 9 इंटू 25, 9 25 8 जा 200 होता है, तो 9 2 18, यानी कि 1800 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट द HCF 306 और 6, मतलब दो नंबर हैं आपके पास, एक 306 है और एक 657 है, इनका HCF आपको 9 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है LCM। तो LCM के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF लगाओ। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर 657 डिवाइडेड बाई HCF यानी कि 9, 9 से इसको काट दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी कि 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करो 34 का 657 के साथ, चलो 4 का किया, 4 से 1 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15, 2 17, 6 3 जा 18 और 1 19, ऐड करो 8 3 13 और 2, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22, 6 4 जा 24, 26, 7 3 जा 21, 1, 5 3 जा 15 और 2 17, 6 3 जा 18 और 1 19, 8 3 13 9 11 9 2 11, 9 और 2 11 और 1 12 और ये 2, सही है, यानी कि 2 2 3 3 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
या तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ये पहले भी बता चुका हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। अगले पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे पॉज करके देख लेना, ठीक है, नोट करने के लिए पॉज कर लेना, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी अगर टाइम इसी में देंगे तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको कह रहा है कि 6 की पावर n जो है आपको चेक करना कि क्या इसका यूनिट डिजिट 6 वो 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, यानी कि ये 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, वी नो दैट एनी नंबर्स एंड विद 0 having prime factor, having prime factors 2 and 5 बोथ, यानी कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब हम 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। हमने चेक किया कि 6 जो है वो 2 की पावर कितना आ रहा है कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 है बट 5 है नहीं, तो लिख लो 6 हैज 2 एज प्राइम फैक्टर, 2 एज प्राइम फैक्टर नॉट 5, यानी कि इस 6 के पास केवल 2 है, 5 नहीं है। ये सुनो, केवल 2 है, 5 नहीं है। इसका मतलब हमें दोनों चाहिए थे। अगर 6 के पास केवल 2 है, 5 नहीं है, यानी कि दोनों नहीं है, दोनों नहीं तो ये 0 पे कभी एंड नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n नेवर एंड विद 0। ये आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 2 नंबर में ज्यादातर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है एग्जाम में इस टाइप के, कि आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई जो नंबर्स हैं वो आपके कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर, तो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसका मतलब हमें इनको चेक करना है या बताना है कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। चलो तो पहले 6 का एक फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, ये वाला नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमने देखा 13 और 13 दोनों के पास है, तो हम 13 को एज अ कॉमन फैक्टर के उसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 7 इंटू 11 प्लस 5, ठीक है। तो ये 13 हो गया, ये 77 प्लस 1 हो गया, यानी कि 13, और ये 77 और 1 क्या कितना हो गया, 78 हो गया। अब यहाँ पे हमें केवल चेक करना है कि ये कंपोजिट है, बताना है। तो हम क्या करते हैं, हेयर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज, अब देखो 1 सबका फैक्टर होता है, 13 भी इसका फैक्टर है, 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 78 का भी जाएगा और पूरे नंबर का भी जाएगा, इटसेट्रा एज फैक्टर्स। अब देखो इसके कितने हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। हमें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, हमें 2 से ज्यादा यानी कि 3 दिखा देंगे, हम बोल देंगे कंपोजिट है। हमने देखो 4 भी दिखा दिया, उसके बाद ये पूरा नंबर भी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद 39 का भी जाएगा, क्योंकि 39 2 78 होता है। तो ऐसे हमें बहुत से फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर।
इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेम अगले वाले को कर लेते हैं जल्दी से। इसका सेकंड वाला देखते हैं। अगला नंबर उठाते हैं, वो क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 रह गया अभी। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें देखो 5 कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने। तो 5 कॉमन ले लिया तो 6, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और यहाँ पे प्लस का 1, क्योंकि 5 चला गया तो केवल क्या बचा 1। इसका 1 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 आया, इंटू मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 7 6 जा 42, यानी कि 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है। चलो 5 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 24 2 जा 48 का 8 कैरी 4, 24 4 जा 96, 96 और 4 100 प्लस का 1, यानी कि 5 इंटू 109। अब देखो इसके भी फैक्टर्स क्या हो गए, इसके भी फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स आपके कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 109 होगा और 5 इंटू 109 भी होगा, है ना। तो और भी हो सकते हैं, ठीक है। इतने देखो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको और पढ़ लेते हैं, और वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं उसको, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, अ सर्कुलर देयर इज अ सर्कुलर कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है जिसपे लोग चलते हैं, ऐसे दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि सोनिया जो है, सोनिया इसमें दौड़ रही है और उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट अ सेम टाइम, मतलब ये कह रहा है कि मान लो वो एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे स्टार्ट करें, तो आपसे पूछ रहा है वो सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 18 और 12 दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 18 मिनट में एक राउंड कर रहा है और ये 12 मिनट में एक राउंड कर रहा है, तो हमें जब भी मिलेंगे वो बीच में कहीं नहीं मिलेंगे, यानी कि पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद ही मिलेंगे। तो इसके कुछ ना कुछ राउंड होंगे, इसके कुछ ना कुछ राउंड होंगे, तभी जाके यहाँ पे मिलेंगे। तो हम ऐसा नंबर देखते हैं जिसमें 18 का डिवाइड चला जाए, 12 का डिवाइड चला जाए, यानी कि हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो हमने देखा, लिख लो, सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट, रवि टेक्स टाइम 12 मिनट। अब हम इनका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 और 12 ये आएगा, 18 2 जा 36 होता है, 12 3 जा 36 होता है। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, हेंस दे विल मीट अगेन
आफ्टर 36 मिनट, यानी कि वो जब भी मिलेंगे दोबारा वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 36 मिनट में इसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और इसके कितने हो जाएंगे? 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 36 मिनट बाद वो दोबारा फिर से मिल जाएंगे। ये 2 राउंड कंप्लीट करके आएगी यहाँ पे और ये 3 राउंड कंप्लीट करके सेम टाइम पे आएंगे 36 मिनट बाद। तो सेम टाइम पे ही उसके 2 होंगे, इसके 3 होंगे, इसका मतलब वो फिर से 36 मिनट बाद फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो 36 मिनट बाद अगेन मिल जाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। और अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच।